नमस्कार, अपने उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के हाथ मजबूत करने के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने रामजे इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। उत्तराखंड की जनता 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव से अधिक अंतर से पीएम मोदी को 5 लोकसभा सीटें जिता रही है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष बेहद कमजोर है और कांग्रेस अंतर कलह से जूझ रही है। इसी वजह से अब तक 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। जिस प्रकार का जोश है, लोगों में उत्साह है, उमंग है, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर इस दौरान भी गया हूँ, चुनाव घोषित होने के बाद भी जा रहा हूँ, तो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 अप्रैल कब आएगी और कब इस उत्सव को मनाएंगे। और यहाँ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो, इसके साथ हमारी 5 लोकसभाएं भारी मतों से इस बार जीतेंगे। 2014 से भी ज़्यादा, 2019 से भी ज़्यादा एक इतिहास उत्तराखंड बनाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विशेष लगाव है, और ये उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, चुनने का चुनाव है। इसलिए उत्तराखंड के लोग अपना पूरा दायित्व अपने परिवार की तरह समझते हुए, जिस प्रकार से मोदी जी उत्तराखंड को परिवार मानते हैं, जिस प्रकार से उनके हृदय में उत्तराखंड रहता है, तो बड़ा मार्जिन इस बार यहाँ से होगा। आज हमारा पहला जो नामांकन है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा का हो गया है। हमारे प्रत्याशी भाई अजय टम्टा जी, इनको यहाँ की जनता ने देखा भी है, लगातार काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, और इनको भी अपना आशीर्वाद देंगे, बड़े मतों से इनको जिताएंगे। और ये भी एक हमारे यहाँ से एक कमल, यहाँ से हम जो है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोग सर्वाधिक मत देकर ऐतिहासिक विजय इस बार इनकी करेंगे। और सर, विपक्ष डर रहा है क्या प्रत्याशी उतारने में बहुत देर कर रहा है? देखिए, उनका बहुत ज़्यादा आपस में ही कन्फ्यूजन है, यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ क्या होगा, क्योंकि उनको जो उनकी सोच जो स्पष्ट नहीं है, आपस में उनके अंदर ही जो है इतनी अंतर्कलह है कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या उनके प्रस्तावकों में शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अल्मोड़ा सीट पर ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि लोग बीजेपी के कामों से खुश हैं। भट्ट जी, आज नामांकन किया है अल्मोड़ा सीट पर, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? आज हमारे लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद अजय टम्टा जी का नामांकन हुआ, और मैं कहता हूँ बड़ा उत्साह है। हमारे सभी विधायक के द्वारा सेट यहाँ पर भरे गए उनका अनुमोदन प्रस्ताव के रूप में, और मैं कह सकता हूँ अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। अजय जी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, और एक प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी अपनी पहचान है, मिलनसार व्यक्तित्व है। तो मैं कह सकता हूँ इस बार का चुनाव अभूतपूर्व चुनाव रहने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा से 5 लोकसभा सीटों को जीतेगी। किस तरह उत्साह देख रहे हो? निश्चित रूप से आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हमारे प्रत्याशी अजय टम्टा जी ने नॉमिनेशन किया है, और आज मैं प्रस्तावक के रूप में उनके साथ मौजूद रही हूँ। मुझे लगता है कि जो उत्साह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और पूरे अपने प्रदेश में लोकसभा को लेकर है, वह बहुत ही उत्साहजनक है। निश्चित रूप से जो 75% मत आमजन का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करने का लक्ष्य है, वह उस और अग्रसर होते हुए हम लोग देखते हैं। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से होगी, ऐसा जनता के उत्साह और विश्वास से लगता है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के खातों के फ्रीज होने का मुद्दा उठाया और कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगाया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और
अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था। लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए। और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है और हम इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी विपक्ष के संग ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे वो युद्ध में कहीं जा रही हो, और मुझे लगता है बीजेपी के हताशा को झलकाता है, बीजेपी की निराशा को झलकाता है। और बीजेपी को लगता है कि 10 साल के इनके कुशासन के बाद अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो बीजेपी के कई बड़े नेता जेलों की सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बातें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं और अब वो इस स्तर पर गिर गए हैं कि विपक्षी पार्टियों के खाते सीज कर रही हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं। और टाइमिंग को देखकर भी आश्चर्य, 7 साल पुराने केस में ठीक चुनाव से पहले खाते सीज क्यों किए गए, ये और जो पैसा ट्रांसफर किया गया वो क्यों किया गया, समय है। उसी तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले करना, उसी तरीके से अन्य नेताओं को ठीक चुनाव से पहले ईडी के समन प्रस्तुत करना, ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू। यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बार किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए शामिल हो सके। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर अरविंद केजरीवाल चोट करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया। देखिए, ईडी द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है उसको गिरफ्तार किया गया है। और इसके पीछे जो केंद्र सरकार का इशारा है, जो केंद्र सरकार की चाल है, वो यह है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त चुनाव प्रचार में सम्मिलित हो सके और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरे देश में वो जो उनका शेड्यूल बना हुआ था रैलियों का, वो ना हो सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उनको लगता है कि जो भाजपा ने एक झूठा नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, उस पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी चोट करते दिखाई दे रहे थे। इसलिए ईडी को इशारा करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कराया है। और हमको यह भी चिंता है कि उनकी जो सुरक्षा है अंदर ईडी के लॉकअप में, वो कैसी होगी, क्योंकि वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। साथ ही आज पूरे देश में कार्यकर्ता पूरे देश में भाजपा मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी एक विचारधारा है, एक सोच है, उसके पीछे जो लाखों लोग हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के काशीपुर जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता। वहीं आपके रुद्रपुर जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है, जांच एजेंसियों के द्वारा अन्य पार्टियों पर दबाव बनाया जा रहा।
कल इस देश में एक बहुत बड़ी घटना हुई। हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसी संबंध में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई। क्या लग रहा है? इसको हम कह सकते हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है, वो भी एक ऐसे केस में जिस पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उस केस में है क्या। और इस तरह की जो घटना है, इससे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए मैं बहुत दुखी मन से इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो घटना है, ऑपोजिशन को ख़त्म करना, अगर ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रह जाता है। फिर तो ना चुनाव की ज़रूरत है, ना किसी इस तरह की चुनाव प्रक्रिया में आने की कोई आवश्यकता है नहीं। वहाँ तो फिर राजतंत्र स्थापित हो जाए, जहाँ पे सारी संस्थाएं ख़त्म हो रही हैं। सारी संस्थाओं पे जो है एक अधिकार हो गया है। सब संस्था जो है किसी सरकार के लिए काम कर रही है। इसके पीछे राजनीति है। मनीष सिसोदिया जी काफ़ी वक्त से हर जगह जमानत की ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। जहाँ भी उन्होंने जमानत के लिए अपनी जमानत पेशी लगाई है उसमें सच बोला है। पर यहाँ पे कानून जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के हाथ में है। वो सरकार के लिए, बीजेपी के लिए काम कर रही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को सज़ा दिलाने के लिए। एक्चुअली वो ये सब घोटाला है ही नहीं। ये कोई घोटाला नहीं है। ये फर्जी घोटाला खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। इसके लिए वो कुछ भी करें, ये सब झूठ है। भारत में पहले भी कानून अंधा है। ये कहा जाता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ कुछ भी सबूत खड़े करके, फर्जी सबूत करके खड़े करके किसी को भी दोषी साबित करने की कोशिश करती हैं। ऐसा यहाँ होगा नहीं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, ऐसी हवा चलेगी कि बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद होगी। ईडी ने 9 बार पहले सम्मन भेजा, एक बार भी केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। पहले सम्मन के बाद केजरीवाल जी ने कहा, मुझे आप किस हैसियत से बुला रहे हैं? आप अपराधी की हैसियत से बुला रहे हैं, आप गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं? उन्होंने किसी भी सम्मन का जवाब नहीं दिया और कोर्ट चले गए। कोर्ट में केजरीवाल जी को जमानत मिल गया और अब फिर उन्होंने एक नया, आपको पता होगा कि ईडी ने एक नया बोर्ड में एक नया मुकदमा दायर किया केजरीवाल के ऊपर, ताकि हम इनको अरेस्ट कर सकें। उनका मर्जी ही अरेस्ट करना था, ठीक है। केजरीवाल जी ने हर सम्मन का जवाब दिया, लेकिन ईडी ने किसी सम्मन का जवाब वापस दाखिल नहीं किया। इसलिए इससे साबित है कि एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहती थी और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी को खतरा आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने से मतलब रखता हो। इतनी मिसाल कायम की है कि कोई। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश के सभी जनपदों में पत्रकार वार्ता आयोजित करेगी। इस दौरान पार्टी अपनी सरकार के विकास कार्यों और ऐतिहासिक फैसलों के बारे में जनता को बताएगी। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार की 2 साल की कई उपलब्धियां ऐसी हैं, जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ में सोने की चोरी, अग्निवीर योजना, किसान परेशान, भूमाफिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, लड़ाई झगड़े नजर आए हैं, वो भी बहुत अच्छे स्तर पर आए। और एक इन्वेस्टमेंट मीट कराई थी जिसको अपनी उपलब्धि बता रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा और उसके बारे में कोई चर्चा बीजेपी भी करने से बच रही है। तो वो भी पैसे की खुर्द-बुर्द थी। बड़े बड़े गमले रातों रात लगाए गए थे, कहाँ गए उनका पता नहीं चल रहा। वो कितने में खरीद हुई, कितने में वॉल पेंटिंग हुई। और बीजेपी ने तो और भी बड़ा काम कर दिया। G20 में जो दीवारें बढ़िया बनाई गई थी रंग रोगन करके, उनमें अब अपनी बीजेपी पार्टी के स्लोगन लिखे जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर। तो जो करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ था, उसकी भी बर्बादी बीजेपी कर रही है। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हैं सर। पहला अचीवमेंट है अंकिता भंडारी,
दूसरा अचीवमेंट है केदारनाथ में सोने की चोरी और जांच ना होना। तीसरा जो अचीवमेंट है वो किसानों की हालत। चौथा जो अचीवमेंट है वो SSSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक, शराब माफिया, भू माफिया और अग्निवीर योजना। ये इनकी खास उपलब्धियां हैं और उसका गुणगान उनका। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी रोजाना कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कई अभियान चलाए जा रहे हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से जनसंपर्क करना शामिल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रदेश में लगभग 7,000 नुक्कड़ कार्यक्रम किए जाएंगे। सबसे ज्यादा फोकस बूथों पर है, जिसके लिए शक्ति केंद्र को मजबूत किया जा रहा है। और बड़ी सभाओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं को बहुत महत्व दिया गया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। लगभग 70,000 7,000 प्रत्येक विधान 100 और लगभग 7,000 नुक्कड़ सभाएं हमारी पूरे प्रदेश के अंदर होंगी। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। और जब मैं 7,000 नुक्कड़ सभाओं की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए कि लगभग 5,000 कार्यकर्ता इन नुक्कड़ सभाओं के लिए हम तय करने वाले हैं। जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे प्रदेश की टोली के लोग भी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी का आग्रह है कि प्रत्येक विधायक, सांसद और प्रदेश के पदाधिकारी इनको बड़ी सभा के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं में सबको अनिवार्य रूप से रहना है। इसलिए नुक्कड़ सभा में प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उसमें जुड़ेगा। सभी असम से पकड़े गए ISIS के एजेंट हासिम फारूकी का राजधानी देहरादून से कनेक्शन निकला है। पुलिस के अनुसार वो बीते 10 सालों से देहरादून नहीं आया है। केंद्रीय एजेंसी कई बार उसके बारे में पता करने देहरादून आ चुकी हैं। SSP अजय सिंह ने बताया कि हासिम के पिता यहां पर एक यूनानी दवाखाना चलाते हैं और बीते 20 सालों से उसका परिवार देहरादून के डालनवाला में रह रहा है। खबर है कि STF काफी लंबे समय से हासिम के पिता के संपर्क में थी और उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था। असम के धबुरी जिले में जो है ISIS का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए तब से वो अपने घर वापस नहीं आए, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने उसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है, न फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी और ये सूचना प्राप्त होने के बाद उसकी कल गिरफ्तारी बॉर्डर क्षेत्र से हुई है। जो भी इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर उसके आधार पर जिला पुलिस और यहाँ के एजेंसी इसमें आगे वर्क करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।